प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक कहानी संकलन उससे संबंधित है। इससे पूर्व भी कहानी से संबंधित एक व्याख्यान प्रसारित किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत हमने कहानी के तत्वों पर विचार किया था कि कहानी में कुल कितने तत्व होते हैं और उन तत्वों की कहानी के अंतर्गत क्या विशेषता, क्या उपादेयता एवं किस प्रकार का महत्व होता है। आज के व्याख्यान में हम कहानी तथा अन्य साहित्यिक विधाओं में संबंध इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि गद्य की अनेक विधाएं होती हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी, रेखाचित्र, गद्य गीत, खंड काव्य, रिपोर्ताज, संस्मरण आदि। तो इन सभी गद्य की विधाओं में कहानी किस प्रकार उनसे संबंध रखती है और कहानी तथा अन्य विधाओं में क्या अंतर है, यही आज के व्याख्यान का मुख्य विषय है। सर्वप्रथम हम कहानी और उपन्यास पर प्रकाश डालेंगे। कहानी और उपन्यास यह एक भ्रामक धारणा है कि कहानी और उपन्यास में केवल आकार का ही अंतर है। उपन्यास क्या होता है? आकार में बड़ा होता है और कहानी लघु आकार की होती है। लेकिन प्राय यह मानना सर्वसत्य नहीं कहा जा सकता। इसी धारणा के बल पर लोग लंबी कहानी को उपन्यास कह देते हैं, परंतु आज लंबी कहानी का अपना अलग व्यक्तित्व है, तो लघु उपन्यास भी उससे भिन्न ही स्वरूप वाली विधा है। वस्तुतः कहानी और उपन्यास के रूपात्मक व्यक्तित्व में भी भिन्नता नहीं, प्रत्युत दोनों की रचना प्रक्रिया में भी मौलिक अंतर है। इस तथ्य को प्राय सभी कथाकारों ने स्वीकार किया है कि उनमें भिन्नता ही नहीं, दोनों की रचना प्रक्रिया में भी मौलिक अंतर है। प्रेमचंद ने दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है, मुंशी प्रेमचंद ने, कि उपन्यास घटनाओं, पात्रों, चरित्रों का समूह है, आख्यायिका केवल घटना है। अन्य बातें सब उसी घटना के अंतर्गत आती हैं। इस विचार से उसकी तुलना ड्रामे से की जा सकती है। उपन्यास में आप चाहें जितने स्थान लाएं, चाहें जितने दृश्य दिखाएं, चाहे जितने चरित्र खींचें, पर यह कोई आवश्यक बात नहीं कि वे सब घटनाएं और चरित्र एक ही केंद्र पर मिल जाएं। उनमें कितने ही चरित्र तो केवल मनोभाव दिखाने के लिए ही रहते हैं, पर इस आख्यायिका में इस बाहुल्य की गुंजाइश नहीं। प्रेमचंद के अनुसार आख्यायिका
कहानी को कहते हैं। कहानी का आकार लघु होता है। उपन्यास और कहानी में मुख्य अंतर यह होता है कि कहानी का आकार लघु होता है, उसमें एकान्विति को प्रमुखता दी जाती है, उसमें लेखक के जीवनानुभव का एक अंश प्रस्तुत करने की गुंजाइश रहती है, जबकि उपन्यास में जीवन की अनेक रूपता तथा मानव जीवन के बृहत्तर संदर्भों का चित्रण होता है। उपन्यास के पास एक व्यापक फलक है जिस पर वह मानव जीवन की जटिल परिस्थितियों का समग्र चित्र प्रस्तुत कर सकता है, जबकि कहानी के फलक पर कहानीकार अपनी संवेदना को केंद्रोन्मुख बनाता है, किसी एक ही केंद्र पर वह केंद्रित करके रहता है। अन्य अंतर में कहानी में चुस्ती, तीव्रता तथा पाठक को मूल संवेदना के मर्म तक शीघ्र पहुंचाने की क्षमता होती है, जबकि उपन्यास में यह सब कार्य धीमी गति प्राप्त करता है। कहानी में घनत्व और गहराई अधिक होती है, जबकि उपन्यास में घनत्व और गहराई के साथ विस्तार और फैलाव भी होते हैं। इसलिए उपन्यास में पर्याप्त उपकथाओं की सर्जना संभव होती है, विस्तृत वर्णन करने के अवसर होते हैं, अनेक मानव चरित्रों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता रहती है तथा घटनाओं का इच्छित प्रभाव डालने के लिए विस्तृत वातावरण प्रस्तुत करने की संभावना रहती है, जबकि कहानी में कहानीकार की दृष्टि संवेदना की एकान्विति पर अधिक रहती है। इस प्रकार आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, तो यह सारे अंतर आपको उसमें लिखने हैं कि किस प्रकार कहानी और उपन्यास जो विधा है वह बिल्कुल अलग विधा है, अलग उनका अस्तित्व है। उसके बाद हम आते हैं कहानी एवं नाटक। यद्यपि कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, वातावरण आदि तत्व रूढ़ि के रूप में कहानी और नाटक दोनों विधाओं में स्वीकृत हैं, किंतु कहानी और नाटक की रचनात्मक प्रकृति में कोई साम्य नहीं है, अर्थात उसमें रचनात्मक प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई समानता नहीं है। नाटक दृश्य काव्य है जिसमें रंगमंच एवं पात्रों के आंगिक अभिनय को प्रमुखता दी जाती है, दृश्य अर्थात देखने वाला, जबकि कहानी श्रव्य काव्य है, हम उसको सुन सकते हैं और कहानीकार वर्णन, संवाद आदि द्वारा चरित्रों के मनोभावों का चित्रण करता है। नाटक में दर्शक की सहानुभूति को केंद्र में रखा जाता है, जबकि कहानी में पाठक पर कहानी के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। दोनों में आकार की दृष्टि से भी अंतर होता है। कहानी और नाटक में आकार में नाटक बड़ा होता है, उसके अनेक अंग, दृश्य एवं भाग हो सकते हैं, जबकि कहानी उसकी तुलना में छोटी होती है। इस प्रकार कहानी और नाटक में अंतर बताया गया है। उसके बाद आते हैं हम कहानी एवं एकांकी। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार जिन सामाजिक शक्तियों और पाठकों की मनोवृत्तियों के फलस्वरूप उपन्यास के आगे कहानी की अवतारणा और व्यापकता प्रस्फुटित हुई है, उन्हीं शक्तियों ने संपूर्ण नाटक के आगे एकांकी नाटक कला को सर्वग्राह्य सिद्ध किया है। यही नहीं, एकांकी में जीवन के किसी एक पक्ष
किसी महत्वपूर्ण घटना अथवा परिस्थिति का चित्रण होता है तो कहानी भी जीवन के किसी एक खंड सत्य को ही प्रस्तुत करती है। इन समानताओं के बावजूद कहानी तथा एकांकिकी रचनात्मक प्रकृति में आधारभूत अंतर है। उसकी बनावट में, उसके रचना विधान में कुछ आधारभूत मूल अंतर हैं। एकांकी दृश्य काव्य है। नाटक की तरह एकांकी भी एक तरह का दृश्य काव्य है, जबकि कहानी श्रव्य काव्य। एकांकी की रचना अभिनेता को ध्यान में रखकर की जाती है, जबकि कहानी का संबंध अभिनेता से नहीं होता, अभिनय से नहीं होता। उसका एकांकी का मंचन किया जाता है, अभिनय होता है, जबकि कहानी में इस प्रकार का कोई मंचन या अभिनय नहीं होता है। एकांकी में रस प्रधान होता है, जबकि कहानी में प्रभावान्विति। यह इस प्रकार के अंतर देखे जा सकते हैं कहानी एवं एकांकी दोनों विधाओं में। उसके बाद आता है कहानी एवं रेखाचित्र। कहानी में घटना हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन रेखा चित्र में घटना की उपस्थिति किसी प्रकार भी संभव नहीं है। इस प्रकार कहानीकार कहानी में विश्लेषणात्मक पद्धति का सुविधानुसार अनुसरण कर सकता है। डॉक्टर नगेंद्र ने रेखा चित्र के दो प्रमुख तत्व माने हैं: घटना का निषेध व विश्लेषणात्मक व्याख्या की स्वीकृति, जबकि कहानी में इसका समावेश आवश्यक नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कहानी एवं निबंध। निबंध भी एक गद्य की महत्वपूर्ण विधा है। कहानी और निबंध में क्या अंतर है? रचनात्मक दृष्टि से ललित निबंध और कहानी में समानता दिखाई देती है, क्योंकि ललित निबंध में भी कथात्मक प्रश्रय मिल जाता है, मगर लेखक का व्यक्तित्व निबंध में पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित रहता है, जबकि कहानी में इसकी आवश्यकता नहीं होती। आज कहानीकार तो कहानी में निर्वैयक्तिक होना आवश्यक समझता है। कहानी और निबंध दोनों की प्रतिपादन पद्धति में मूलभूत अंतर है। कहानी कथानक, चरित्र आदि के माध्यम से किसी संवेदना का प्रतिपादन करती है, जबकि निबंध में विवेचना द्वारा ही किसी विषय को प्रस्तुत कर दिया जाता है। निबंध के भी अनेक प्रकार होते हैं: विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक, ललित निबंध। अनेक कोटि के निबंध होते हैं, लेकिन कहानी और निबंध में कई अंतर होते हैं। दोनों विधाएं अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं। उसके बाद हम अंतिम बिंदु कहानी एवं गद्य गीत, खंड काव्य या रिपोर्ताज, इनमें क्या अंतर संबंध है, उस पर विचार करेंगे। गद्य गीत में रचनाकार अपने मानस की कल्पित भावुकता को शब्द चित्र द्वारा रहस्यवादी अभिव्यक्ति देता है, जबकि कहानी में स्पष्ट रूप से मन की संवेदना को चित्रित किया जाता है। गीत में लेखक अपने अंतःकरण की भावनाओं को लय में बांधकर प्रस्तुत करता है। प्रभावान्विति एवं एकान्विति की दृष्टि से कहानी और गीत समान हैं, मगर गीत में जिस लय की आवश्यकता होती है उसकी कहानी में नहीं। कहानी में किसी प्रकार की लय की आवश्यकता नहीं होती। कहानी गद्यात्मक है, जबकि गीत पद्यात्मक। खंड काव्य में
कथानक, चरित्र, वातावरण आदि तत्व कहानी के समान होते हैं, परंतु कहानी और खंड काव्य की रचनात्मक प्रकृति में ही अंतर है। कहानी गद्य विधा है, जबकि खंड काव्य पद्य विधा। दोनों के रचना विधान में मूलभूत अंतर यही है कि कहानी गद्य की विधा है, जबकि खंड काव्य पद्य की विधा है। जैसा कि आपके प्रथम प्रश्न पत्र में सुदामा चरित एक प्रकार का खंड काव्य है जो पूरा काव्यमय है। रिपोर्ताज नया रचनात्मक माध्यम है। अन्य विधाओं को अपर्याप्त मानने पर रचनाकार रिपोर्ताज लिखता है, जिसमें वह सभी विधाओं का सूक्ष्म समाहार करता है, उसका निचोड़ लाता है, जबकि कहानी अपने स्वरूप को अलग ही रखती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कहानी एक प्रमुख गद्य विधा है। यह आकार में तो लघु होती ही है। यह मानवीय संवेदना को पूर्ण रूप से उद्घाटित करने में सक्षम होती है। इसके अतिरिक्त यदि उपन्यास को लें तो उपन्यास आकार में भी बड़ा होता है। उसके दृश्य, उसके कई अंग हो सकते हैं, कई अंक उसके हो सकते हैं। तो सभी विधाओं का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन कहानी की अपनी एक विशेषता है। कहानी को पाठक एक ही समय, थोड़े समय में ही पढ़ लेता है और उसका जो मुख्य जो कथानक है वह उसके सहज में ही समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने कहानी तथा अन्य साहित्यिक विधाओं में क्या संबंध है, उनमें मुख्य रूप से क्या क्या अंतर हैं, यह बताने का प्रयास किया है। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।